हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण। देखिए, इससे पहले जो प्रकाश तरंगिकी वाले थे, मैंने एक दिवसीय परीक्षा हेतु मैंने उसमें चैप्टर बनाया था कि विवर्तन और व्यतिकरण। तो व्यतिकरण और विवर्तन वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देखना चाहिए आपके लिए। और अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत कम ही ऐसे वीडियो हैं जिससे आपको ये किस तरह के सवाल आते हैं आप जान सकें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। मैं समय समय पर उस पर चीज़ें दे देता हूँ जानकारी की, और इसका स्क्रीनशॉट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो करते हैं शुरू। प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए, इससे पहले वाले में हम लोगों ने कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना था, जैसे कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत कौन दिया, तो हाइगेंस ने दिया था। कणिका सिद्धांत कौन दिए थे, न्यूटन ने दिया था। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कौन दिए थे, मैक्सवेल ने, प्रकाश के। तो प्रकाश के कुछ नियम जो दिए गए थे पहले वाले वीडियो में हमने उस पर बातें भी की हैं। और हाइगेंस ने सिद्ध किया था कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, और यह घटना जो हम लोग जाने थे वो विवर्तन और व्यतिकरण के आधार पे हम लोग को, घटना के आधार पे हम लोग को ये पता चल गया था कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में चलती है। ये चीज़ तो जान गए थे। हाइगेंस ने इसे कहा भी था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है, पर वो कहे थे क्या कि वो ध्वनि तरंगों की तरह चलता है, यानी वो अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलता है, अर्थात यह संपीड़न और विरलन बनाते हुए आगे बढ़ता है। पर हाइगेंस का जो ये तरंग का सिद्धांत था, जिन्होंने प्रकाश के तरंगों को ध्वनि तरंग के भांति कहा और माध्यम को उन्होंने काल्पनिक ईथर नाम दिया, वो व्याख्या असफल हो गई ध्रुवण की व्याख्या करने में। ध्रुवण की व्याख्या करने में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत असफल रहा, क्योंकि उन्होंने उसमें प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग कहा था। फिर उसके कुछ साल बाद फ्रेस्नेल ने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में परिभाषित किया और बताया कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती हैं, अर्थात ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप साहित्य के हैं, कॉमर्स के हैं, या आप पहले के छूट गए हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में समझा सकूँ। इस तरह से फ्रेस्नेल ने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध किया, बताया कि ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। इस तरह से प्रकाश के ध्रुवण की घटना के आधार पर ही प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग का गुण का पता चला प्रकाश के। इस तरह से प्रकाश क्या हुआ, श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे बढ़ती है। अब बात आता है कि प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए, प्रकाश का ध्रुवण समझने के लिए पहले प्रकाश को हम समझते हैं कि प्रकाश कैसे, इसकी प्रकृति कैसी है, ये किस टाइप की है, तब हम जान पाएंगे कि ये अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश क्या है। सबसे पहले कि प्रकाश जो है चलता है, ये ऐसे चलता है। ये प्रकाश में दो तरह के वेक्टर होते हैं। एक वेक्टर जो होगा, आपको मैं दिखा रहा हूं। अब बात को समझिए। प्रकाश, ये एक तार है, मैंने इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया है। प्रकाश वास्तव में चलता ऐसे है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। श्रृंग, श्रृंग और गर्त। श्रृंग ये होगा, गर्त ये होगा, श्रृंग ये होगा, श्रृंग ये होगा, गर्त। इस तरह से आगे बढ़ता है। प्रकाश में दो तरह के वेक्टर करते हैं काम। यह जो ऊपर नीचे जो चल रहा है, जो ऊपर काले रंग से दिखाया गया है, वह विद्युत वेक्टर को दिखा रहा है। विद्युत वेक्टर जो है इस तरह आगे बढ़ता है, और एक जैसे सांप लहरते हैं ना, वो क्षेत्र ऐसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। मैक्सवेल ने सिद्ध किया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा और विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। जो काला वाला जो भाग मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे होगा, ऐसे चलेगा। तो काला वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये विद्युत, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये लाल वाला जो भाग है, ये सॉरी, काला वाला जो भाग है ये विद्युत चुंबकीय वेक्टर है, और जबकि लाल वाला भाग जो ऊपर नीचे होके जा रहा है वो जो है वो वैद्युत वेक्टर है। इस तरह से प्रकाश ऐसे चलती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का पथ मान लीजिए ये है। ठीक। अब क्या होता है इसके बाद जानिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से प्रकाश इस तरह आगे बढ़ता है।
प्रकाश में जो गुण जो हमें दिखने वाली जो होती है वो ज़्यादातर जो है वो गुण हमको विद्युत वेक्टर के कारण ही मिलता है। अब होता क्या है कि ये किरणें ऐसे भी चल रही हैं और ये ऐसे भी चलती हैं, यानी ऐसे भी चल रही हैं, फिर ऐसे ऐसे भी चल रही हैं, और कभी ऐसे ऐसे भी चल रही हैं, कभी ऐसे ऐसे भी चल रही हैं। अर्थात मैं फिर आपको एक बार दिखा रहा हूं, ऐसे देखिए। अब हम केवल विद्युत वेक्टर को मान रहे हैं कि ये भी वही है, ये भी वही है। प्रकाश ऐसे भी चल रहा है, प्रकाश ऐसे भी चलता है, प्रकाश ऐसे भी चल रहा है। अर्थात अगर हम देखें तो देखेंगे कि प्रकाश इस तरह से भी गति कर रहा है, इसके विद्युत वेक्टर ऐसे भी कर रहे हैं, वो ऐसे भी चल रहे हैं और ऐसे भी गति कर रहे हैं। इस तरह से इसकी दिशा कभी इधर इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरह से प्रकाश मूव करता है। तो इसमें बात क्या है, इसी चीज को हम लोग एक तीर की तरफ दिखाते हैं। अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको तीर को हम ऊपर नीचे दिखाते हैं, आगे पीछे हो तो आगे पीछे, दाएं बाएं, इस तरह से हमको इसको तीर की तरह दिखाते हैं। इधर इधर भी, यानी वो ऐसे ऐसे भी गति कर रही है कण, उसके ऐसे ऐसे भी गति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भी गति कर रहे हैं और ऐसे ऐसे भी गति कर रहे हैं। प्रकाश ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है तरंग के रूप में। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ खींच कर दिखाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। कागज के तल पे हम लोग इसको केवल 2 डायमेंशन में दिखाते हैं, ऊपर नीचे, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ऐसे लंबवत, और ये इसके लंबवत, यानी कागज तल के समानांतर और कागज तल के लंबवत, इसको हम दिखाते हैं। ये दोनों बातें एक ही हैं। इस तरह जो प्रकाश जो होता है उसको अध्रुवित कहते हैं, अर्थात कंपन। अब अध्रुवित प्रकाश है क्या, तो कंपन चलने की दिशा में, यानी जो आगे चल रहा है तरंग जब आगे बढ़ रहा है तो उसकी कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल की हर दिशा में समान रूप से गति करते हैं, अर्थात इनकी गति सममित होती है, यानी हर दिशा में होती है, ये सिमेट्रिकल होते हैं। इसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, ये चकाचौंध वाले होते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, सूरज से आने वाला प्रकाश, यह अध्रुवित प्रकाश होता है। सबसे बड़ा चीज यही है। प्रकृति में ज्यादातर जो प्रकाश के स्रोत हैं वो अध्रुवित होते हैं, लेकिन जब ध्रुवित होता है प्रकाश, तो जब प्रकाश किसी ऐसे पारदर्शी माध्यम से निकलता है जिससे उसके कंपन चलने की दिशा के लंबवत किसी एक निश्चित दिशा में ही कंपन करते हैं, गति करते हैं, तो उसको हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें चमक कम होती है और चीजें स्पष्ट दिखती हैं, जैसे धूपी शीशा, धूप वाला जो होता है शीशा, उसी तरह का होता है। अब ये पदार्थ कौन से होते हैं, तो ऐसे पारदर्शी पदार्थ जिनसे ये प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश जब जाता है तो ये सारे इनके कंपन खत्म हो जाते हैं और केवल एक निश्चित कंपन बचता है, चाहे ये, यानी ये वाला ऐसा, चाहे ये वाला ऐसे, सांप की तरह, ठीक है, बचते हैं। इस तरह को हम लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये कुछ पदार्थ हैं, जैसे टॉर्मेलिन। ये क्या होता है, टॉर्मेलिन एक तरह का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का मतलब जैसे नमक का क्रिस्टल हो गया, चमकदार, जिससे कोई चीज़ पार हो जाए, उस तरह का ये चीज़ होता है टॉर्मेलिन। या एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट, निकॉल प्रिज्म, पोलराइड, इस तरह के चीज़ों से जब प्रकाश पहुंचता है सूरज का चकाचौंध वाला, तो उसकी चकाचौंध घट जाती है और वह उसकी दिशा हर दिशा में ना होकर केवल एक दिशा में ऐसे या ऐसे रह जाती है। जैसे प्रकाश केवल या तो इस तरह से करेगी गति, या केवल इस तरह से इसके कंपन करते हैं, सॉरी। तो इस तरह से ये चलेंगे और इस तरह से वो प्रकाश चकाचौंध वाला नहीं होता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं करती क्या हैं, इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये टॉर्मेलिन का क्रिस्टल है। टॉर्मेलिन क्रिस्टलों के जो अणु होते हैं इस लेयर बाई लेयर इस तरह से बिछे होते हैं, जैसे कागज़ के पन्ने होते हैं ना, लेयर बाई लेयर बिछ गए हैं, और इनके बीच जो गैप होता है उसी तरह का लंबवत इनमें गैप होता है, यानी इनके अणु इस लेयर में फैले होते हैं एक के ऊपर एक, कि केवल ये और इनके बीच जो लेयर के बीच जो जगह होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, जिससे एक निश्चित कंपन वाले भी प्रकाश उस पारदर्शी पदार्थ से बाहर होते हैं। जैसे मान लीजिए
उसका एक अणु इस तरह का है, उसके अणु लेयर बाय लेयर बटे हैं और एक दो अणुओं के बीच, दो लेयरों के बीच ऐसी एक जगह बच रही है। अब प्रकाश की जो तरंग है वो इस तरह से आ रही है, देख रही है, ये पार हो जाएगी, ऐसे इस तरह से पार हो जाएगी। केवल वही जो इसके समानांतर आएंगे वही प्रकाश के तरंग पार होंगे, जो इसके समानांतर हो इनके अणुओं के क्षैतिज तल के। लेकिन अगर वो ऐसे आएंगे तो रुक जाएंगे, अगर वो ऐसे आएंगे तो रुक जाएंगे, अगर की गति ऐसी हो तभी भी वो रुक जाएंगे। केवल वही आते हैं जो सीधा इसके लंबवत ऐसे पार होते हैं। तो इस तरह, या उसके तल क्षैतिज ऐसे हों तो ये वाले रुक जाएंगे, केवल यही वाले आएंगे। इस तरह से प्रकाश से उस जो क्रिस्टल है, जो प्रकाश को अध्रुवित से ध्रुवित कर रहा है, जैसे टॉर्मलिन, पोलराइड, ये इस तरह की चीज़ें, वो केवल एक निश्चित तल वाले जो कंपन कर रहे हैं, लंबवत तल के एक निश्चित दिशा में कंपन करने वाले तरंगों को ही बाहर निकालता है। उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। अब बात जानिए, अगर वो लंबवत पार हो गया है, ऐसे अगर पार हो गया है जैसे मैं दिखाया, तो उसके कंपन कागज तल के समानांतर होंगे। अगर वो क्षैतिज तरीके से पार हुआ है तो वो उसके कंपन जो होंगे वो कागज तल के लंबवत होंगे, ऐसे ऐसे गति करते हुए गए होंगे, सांप की तरह, जैसे सांप जमीन पर चलता है उस तरह से पार होते हैं। इनको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की चीज़ें कौन कौन सी, तो मैंने आपको बताया, टॉर्मेलिन एक तरह का क्रिस्टल है, इससे पार हो जाएगा। पारदर्शी टाइप का ये क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का मतलब जैसे हीरा है, ठीक है, फिटकरी है, नमक के रोड़े हैं, इस तरह के क्रिस्टल होता है, इससे प्रकाश पार हो जाता है। एल्यूमिनियम बोरान सिलिकेट है, शीशे की तरह होता है, इससे पार होता है। निकॉल प्रिज्म भी होता है, ये कैल्साइट का बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ये अपर रूप होता है निकॉल प्रिज्म, इसमें भी यही होती है घटना। पोलराइड बनाते हैं इसको लैब में, इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत पर कुनैन आयोडाइड या हर्पेथाइड के पतले क्रिस्टलों को इस तरह से बिछा देते हैं कि वो परत दर परत छप जाए और उनके बीच दो अणुओं के परतों के बीच बहुत कम की दूरी हो, वो भी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। इनको एक दो कांच की प्लेटों में कर देते हैं बंद, ठीक है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? चश्मों में होता है। चकाचौंध वाला जो होते हैं चश्मे, मान लीजिए प्रकाश सारा तेज पहन लेते हैं तो वो प्रकाश को घटा देता है और चमक को भी घटा देता है। वाहन के हेडलाइट जहाँ पे चमक पैदा होते हैं वहाँ पे, वायुयानों के शीशों पर होते हैं क्योंकि आसमान पर उड़ना होता है। ट्रेनों में होते हैं, ट्रेन के आगे बहुत तेज चमक है, सूरज है तो वो चमकेगा नहीं, आपको चीज़ें स्पष्ट दिखेंगे। 3D चित्रों में इस्तेमाल होता है। कैमरा लेंसों में इस्तेमाल होता है। कैमरा लेंस जहाँ बहुत ज़्यादा चमक है तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं। बादलों की चित्र लेने में इस्तेमाल होता है। चकाचौंध है और बादल का चित्र चाहिए तो वो उस तरह के लेंस लगाते हैं जो पोलराइड वाले होते हैं और वो साफ आते हैं। माइक्रोस्कोप, बहुत कोई छोटा कण है, चमकदार है तो उसकी चमक को ख़त्म करके स्पष्ट देखने के लिए माइक्रोस्कोप में ही पोलराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था प्रकाश का ध्रुवण। इसमें क्या होता है? अध्रुवित का मतलब हर तल में कंपन कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, या तो क्षैतिज या तो लंबवत कंपन करते हैं। तो ये चीज़ था। अब इससे दो नियम भी हैं। दो नियम क्या होते हैं इसको जान लीजिएगा। मान लीजिए अगर एक पोलराइड है, अब अगर एक से अगर प्रकाश को पार कराया जाए, मान लीजिए इस वाले से अगर प्रकाश को ऐसे पार कराया जाए जो इसकी समानांतर है, तो प्रकाश की किरणें जो होंगी, जो हर दिशा में गति कर रही हैं, वो यहाँ से छन के केवल वही पार होंगी जो इसके समानांतर इनके कणों के बीच होगा। दूसरा टॉर्मेलिन अगर होगा कण, तो वो अगर इनके समानांतर है तो उससे भी उसी तरह के प्रकाश बाहर निकल जाते हैं। लेकिन टॉर्मेलिन को इसको अगर क्षैतिज कर दिया जाए, यानी इस तरह से ना करके क्रासित कर दिया जाए, यानी टॉर्मेलिन क्रिस्टल को ऐसे बना दिया जाए और इसके क्षैतिज ऐसे होंगे, तो ये प्रकाश जो है ये वाला क्रासित होकर कट जाएगा और उधर प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी। कैसे? थोड़ा सा आप इसे देखिए। ये मान लीजिए टॉर्मेलिन क्रिस्टल है जिसमें एक जगह से प्रकाश पार हो रही है। प्रकाश ऐसे पार हो गया, ठीक। कुछ दूरी पे एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल इस तरह से भी रखा गया है, इससे भी प्रकाश क्या हो गया? पार हो गया, ऐसे करके पार हो गया।
लेकिन अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको क्रासित कर दिया जाए यानी इस तरह से, तो ये यहाँ से तो पार होगा, फिर पुनः ये यहाँ से पार नहीं होगा। इस तरह से उधर आने वाली प्रकाश तीव्रता क्या होगी, घट जाएगी, शून्य हो जाएगी। यह एक नियम दिए थे कि ये कितना कम या ज़्यादा होगा, तो उनका नाम था मैलस। मैलस ने ये नियम सबसे पहले दिया था। तो मैलस और ब्रूस्टर का नियम प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है, ये परीक्षा में पूछता है। तो मैलस का नियम क्या होता है कि अगर प्रकाश, आने वाली प्रकाश जो है ये, वो अगर आई नॉट हो तीव्रता इसकी, तो अगर टॉर्मेलिन क्रिस्टल से निकलकर उधर जाएगी, प्रकाश जो होगी वो आई होगी, तो उनके बीच संबंध होगा आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर जान लीजिए, यहीं से परीक्षा में सवाल आता है एक दिवसीय में, अगर इनके बीच कोण अगर ये 90 अंश का बन जाए, यानी ये गोला इसे देख रहे हैं, ऐसे ये है और ऐसे ये है, ये ऐसे बने हैं और ये ऐसे बन रहे हैं, तो अगर 90 अंश का बन जाएगा तो प्रकाश जो होगी यानी आई, निकलने वाली प्रकाश उधर से, उसकी तीव्रता शून्य या बहुत कम होगी, न्यूनतम होगी। अगर दो टॉर्मेलिन क्रिस्टल या क्लोराइड के बीच 0 अंश का कोण बनेगा, देखिए यहाँ पे 0 अंश का कोण बना और यहाँ पे 90 अंश का, तो वहाँ पे अंधेरा हो गया, और यहाँ पे 0 अंश का बनेगा तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अगर इनको क्रासित इस तरह से किया जाए कि इनके बीच कोण जो है घसका कर 45 अंश का बनेगा, तो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, आधी होगी। तो इससे 3 नियम बनते हैं। अगर क्रासित 90 अंश पर है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। और अगर क्रासित जब हो रहे हैं दोनों क्लोराइड आपस में, अगर उनके बीच कोण जो है 0 अंश का बनेगा तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, और 45 बनेगा तो आधा होगा। यह नियम कहलाता है मैलस का नियम। मैलस का सूत्र आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये परीक्षा में पूछता है। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, जब कोई ध्रुवित प्रकाश को हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे गति और ऐसे ऐसे गति कर रहा है, यानी ऐसे भी और ऐसे भी। ध्रुवित प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है और वो अपवर्तना और उसका अपवर्तन होता है, तभी भी वह ध्रुवित ही प्रकाश होता है। किंतु इसको अगर एक कोण पे घुमाया जाए और यह परावर्तित अगर हो जाए, तो परावर्तित होने वाला प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा, या अर्थात यहाँ पे एक डॉट और फिर यहाँ डॉट है, यानी आंशिक ध्रुवित होगा। और यह कब किस कोण पे होगा, जब आई का मान आई बी हो, उसको हम लोग कहेंगे आई बी, और आई बी को ही कहते हैं ब्रूस्टर कोण कहते हैं। और वह ब्रूस्टर कोण जो होता है, जिसको आई बी कहते हैं, वो होता है tan इनवर्स n कहते हैं, जहाँ n जो होता है अपवर्तनांक होता है, और इसी को यह होता है साइन आई बटा में साइन आर, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कुछ न आए समझ में, तो जानिए कि ब्रूस्टर और मैलस का नियम वो ध्रुवण की व्याख्या से संबंधित है। अब आपको इसमें जानना क्या चाहिए, जो आपको है, पहला चीज ये सिद्धांत आपको आने चाहिए। हाइगेंस ने क्या कहा था, प्रकाश को अनुदैर्घ्य कहा था, पर ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा, मेन कारण। और किसने किया था सिद्ध कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, तो वो थे फ्रेस्नेल फ्रेस्नेल ने किया था। किसके द्वारा पता चला कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो वो ध्रुवण की घटना द्वारा, ये आपको जानने चाहिए। और ध्रुवित प्रकाश कौन होते हैं, जो चलते की दिशा के लंबवत तल के हर दिशा में उनके तरंग के कण कंपन करते हैं, अर्थात ये सममित होते हैं। ठीक है, तो ये अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं, जैसे चकाचौंध वाली प्रकाशें, बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश का गुण क्या है, जब कंपन चलने की दिशा में लंबवत तल के केवल एक निश्चित दिशा में ही गति करे, यानी उनमें सममितता में कमी होती है, यानी वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। इस तरह से वो प्रकाश जो होगा वो ध्रुवित प्रकाश होता है, जैसे कि बादलों से आने वाला प्रकाश, ठीक है, या टॉर्मेलिन क्रिस्टल से बाहर आने वाला प्रकाश, पोलराइड से बाहर आने वाला प्रकाश, धूपी चश्मे से आने वाला प्रकाश, या हम लोग कार और गाड़ी के शीशों में लगे हुए काले जो फिल्म होते हैं उससे आने वाला प्रकाश, चकाचौंध नहीं होता है, वो पोलराइड होता है।
प्रोपेरलाइट का इस्तेमाल क्या होता है, ये होते क्या हैं, तो ये होते क्या हैं, नाइट्रोसेलुलोज की परत पर कूनैन आयोडाइड की परत होती है या हर्पेथाइड की एक क्रिस्टल की परत होती है। इसका इस्तेमाल चश्मा, वाहन, हेडलाइट, वायुयान के शीशे, ट्रेनों के शीशे, 3D चित्र, कैमरा के लेंस, बादलों का चित्र लेने में या माइक्रोस्कोप से बहुत ही बारीक चमकदार कण का चित्र लेने में होता है। इससे दो नियम संबंधित है, मैलस का नियम और ब्रूस्टर का नियम। मैलस का नियम का सूत्र होता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, यानी I होता है प्रकाश की तीव्रता और यह आने वाली प्रकाश होती है। और इसमें क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम है tan इनवर्स n होता है। ये नियम पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित है। तो देखिए, मैंने अपने टूटी फूटी ज़बान में आपको समझाने का पूरा किया है कोशिश। यह एक दिवसीय परीक्षा से ये सारे पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही कम इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे कि जो एक दिवसीय परीक्षाओं में इसके बारे में बताए कि इससे कौन कौन से सवाल बनते हैं। तो आपको ये वीडियो जानना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।